हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। हमारा जो जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी का। और क्लाइमेटोलॉजी में जो पहला लेसन है वो वायुमंडल का है। क्योंकि जब हम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की और स्पेशली जब हम AMRS KVS NVS के पेपरों की बात करते हैं तो उसमें ये मान के चलो कि जी वायुमंडल से भी बहुत सारा क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, वायुमंडल वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। UG लेवल के ऊपर, PG लेवल के ऊपर, इवन +1 +2 के अंदर भी वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। तो ये वीडियो आप ये मानो कि सभी स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो स्टार्टिंग करते हैं वायुमंडल से। वायुमंडल है क्या? पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का आवरण होता है उसको वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम मुख्य रूप से कहते हैं कि जी एक अंतरिक्ष है और एक जीवमंडल है। अंतरिक्ष का मतलब क्या हो गया? जो आपका आसमान हो गया। और जीवमंडल का क्या हो गया? जो आपका धरती के ऊपर जीवन होता है। तो उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। तो साधारण से शब्दों में जो पृथ्वी के चारों तरफ एक इन्वॉल्व के रूप में गुरुत्वाकर्षण बल की कारण आपका चिपका हुआ है उसको हम वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है। और इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे, वायु प्लस मंडल मतलब वायु का एक बंडल, उसको हम वायुमंडल बोलते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि जो वायुमंडल है मुख्य रूप से वायु का एक संग्रह होता है जो लगातार आपका गतिमान भी होता है और वो परिवर्तित भी होता रहता है। ठीक है। गैस पृथ्वी के चारों ओर कई परतें बनाती हैं जिन्हें संरचना और तापमान के आधार पर हम अलग अलग रूप से परिभाषित करते हैं। ठीक है। वर्तमान में वायुमंडल में गैस पृथ्वी के निर्माण में प्रारंभिक चरण की प्रत्यक्ष अवशेष नहीं है। ये मुख्य रूप से जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं या गर्म झरने या ठोस पदार्थों के रासायनिक विघटन और जीवमंडल से पुनः वितरण के माध्यम से हुई प्रगति का उत्पाद है। ठीक है। तो वायुमंडल है मुख्य रूप से जीवमंडलीय पारिस्थितिकी का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि पृथ्वी पर जो जीवन पाया जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को हम वो बोलते हैं जीवनदायिनी। और उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है और वायुमंडल के अंदर भी एक मुख्य गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर जीवन पाया जाता है। अन्यथा जितने भी दूसरे ग्रह हैं, चाहे हम मंगल ग्रह की बात करते हैं, मंगल ग्रह पर भी ये बोला जाता है कि जी जीवन के अवशेष मिले हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में मंगल के ऊपर भी जीवन मिल जाए। परंतु उसके अलावा जितने भी अन्य ग्रह और उपग्रह हैं वो बंजर ही पाए जाते हैं, उनके ऊपर कोई भी जीवन नहीं पाया जाता। ठीक है। वायुमंडल इसके अलावा जो सूर्य से किरणें आती हैं, क्योंकि सूर्य से बहुत ज़्यादा किरणें आते हैं परंतु पृथ्वी के ऊपर उसका बहुत कम पार्ट ही पहुंच पाता है। तो जो हानिकारक विकिरणें होती हैं उसको पृथ्वी पर नहीं आने देता वायुमंडल। ठीक है। सूर्य से आने वाली जो लघु तरंगें होती हैं वो विकिरण के रूप में प्रवेश करती हैं और पृथ्वी के सतह से आने वाली दीर्घ तरंगें विकिरणों को रोककर ग्रीन हाउस पैदा करता है। अन्यथा क्या होगा कि जितनी भी एनर्जी आ रही है वो वापिस चले जाए तो हमारे जो अर्थ के ऊपर है कोई भी टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता। जितने भी आपके जीव जंतु हैं उनकी जीव भौतिक प्रक्रिया को पूरा करने में एक निश्चित तापमान सीमा और सौर विकिरण की एक विशिष्ट आवर्ती सीमा की आवश्यकता होती है, जो कि हमारा जो वायुमंडल है वो क्या करता है, वो पूरी करता है। ठीक है। वायुमंडल कुछ आवर्तियों को अवशोषित करता है, कुछ एक आवर्तियों को प्रवेश करने देता है, कुछ एक आवर्तियों को परावर्तित भी कर देता है। इसके अलावा वायुमंडल में क्या होता है कि जितनी भी उल्कापिंड आते हैं बाह्य अंतरिक्ष से, उन उल्कापिंडों को जब वो वायुमंडल के अंदर प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण वो जल जाते हैं, जिससे कि पृथ्वी के ऊपर बहुत कम क्या होता है, नुकसान होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की, क्योंकि आपका जब भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों से पूछा जाएगा कि वायुमंडल किसे कहते हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा वायुमंडल की संरचना और उसका जो संगठन है वो क्या है। संरचना की अगर हम बात करते हैं तो वायुमंडल मुख्य रूप से तीन चीज़ों से बन के बना हुआ है। मुख्य रूप से गैस से, उसके बाद वाटर वेपर जलवाष्प जिसको हम बोलते हैं, और तीसरा आपके कण। ठीक है। तो ये सभी वायुमंडल का
क्या बनाते हैं, एक मिश्रण बनाते हैं जिसको हम गैसें बोलते हैं, भाप बोलते हैं और विवक के नाम से जानते हैं। आप लोगों के सामने एक ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर जो वायुमंडल के अंदर गैसें पाई जाती हैं जैसे कि नाइट्रोजन N2 78.08%, ऑक्सीजन O2 20.95%, आर्गोन AR 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, इसको 0.036 भी बोलते हैं, 0.038 भी बोलते हैं। उसके बाद नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनन, हाइड्रोजन, ये सारी की सारी क्या है, इसकी गैसें हैं। और आपको ये जो पाई चार्ट है इसके अंदर इसका जो कंपोजिशन है वायुमंडल का वो आसानी से दिख जाएगा कि नाइट्रोजन का जो पोर्शन है वायुमंडल के संगठन में वो सबसे ज़्यादा है, और जो अन्य गैसें हैं जिसमें जेनन है, नियोन है, हाइड्रोजन है, क्रिप्टॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उन गैसों की मात्रा काफ़ी कम है। तो आप लोग इस टेबल से और इस डायग्राम से इसके संगठन को जान सकते हो। पहला कि अगर हम स्वच्छ और शुष्क हवा का लगभग 99% हिस्सा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, जो बाकी का एक रह गया 1% भाग वह अन्य गैसों से मिला है। और अगर हम इसके पोर्शन की बात करते हैं तो वायुमंडल के कुल आयतन का लगभग 21% भाग ऑक्सीजन का है, ठीक है। और ऑक्सीजन 21% है, फिर भी इस गैस का एक महत्वपूर्ण घटक है। उसका रीज़न ये है कि जो पृथ्वी के ऊपर जीवन पाया जाता है उसका जो मुख्य कारण है वो ऑक्सीजन है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो अन्य तत्वों के साथ मिलकर ऑक्साइड जैसे महत्वपूर्ण यौगिक बनाती है, जिससे क्या होता है कि आपकी अन्य रासायनिक क्रियाएं होती है। इसके अलावा जो दहन होता है अर्थ सरफेस के ऊपर वो ऑक्सीजन के बिना संभव ही नहीं है। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि जो आग लगेगी तो आग जलने में ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। वायुमंडल के कुल आयतन का लगभग 78% भाग है वो आपका नाइट्रोजन का है। यह एक अक्रिय गैस के रूप में जानी जाती है, परंतु सभी जो कार्बनिक यौगिक हैं उसका एक महत्वपूर्ण घटक है। नाइट्रोजन का जो मुख्य कार्य है वो मुख्य रूप से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी नाइट्रोजन का जो मुख्य कार्य है वह ऑक्सीजन को पतला करके दहन क्रिया को नियंत्रित करना है, ठीक है। और यह अप्रत्यक्ष रूप से जो ऑक्सीकरण है उसके अंदर भी सहायता करती है, ठीक। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात आती है। अगर हम शुष्क हवा की बात करते हैं तो उसमें लगभग 0.038% हिस्सा जो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड का है। हरे जो पौधे होते हैं वो जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं उस अवस्था में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, और इसका जो प्रयोग है वो भोजन बनाने के लिए और जो अन्य आपकी जैव भौतिक प्रक्रियाएं हैं उसको जारी रखने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगर हम ऊष्मा का कुशल अवशोषक के रूप में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड को जलवायु की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऊष्मा बजट है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ऊष्मा बजट में जितने भी जीवाश्म है, ईंधन है, तेल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, उसके बढ़ते दहन के साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत खतरनाक दर से बढ़ रहा है कि जब भी इनका अंदर ज्वलंत होता है या इनके अंदर ज्वलनशीलता आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वायुमंडल के अंदर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो उसके साथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये इसका लगातार इसके में वृद्धि हो रही है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प पृथ्वी की सतह के केवल 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों से छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प पृथ्वी के कितनी ऊंचाई तक मिलते हैं, तो ये आपके केवल 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं, उससे आगे इनका नहीं मिलता। जो तीसरी महत्वपूर्ण गैस है उसमें ओर्गोन का नाम आता है, जिसका जो केवल लगभग 0.93% ही शुष्क वायु में इसका पार्टिसिपेंट है। उसके बाद आती है ओजोन, जिसको हम O3 बोलते हैं। यह वायुमंडल की मुख्य गैस है और ऑक्सीजन के अणु का ही एक प्रकार है, जो 2 की बजाय 3 होते हैं। वायुमंडल के आयतन का लगभग 0.00006% से भी कम भाग में ओजोन है। इसकी जो मुख्यतः कंसंट्रेशन है वो 20 से लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाई जाती है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं सूर्य से, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको अवशोषित करने में ओजोन जो गैस है उसका सबसे महत्वपूर्ण
योगदान है। इसके अलावा वायुमंडल में लगभग बहुत सारी अन्य गैसें पाई जाती हैं जिसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, जैसे कि नियोन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, जेनन है, क्रिप्टॉन है और मीथेन है। ये सारी की सारी गैसें हैं। ये कौन सी होती हैं? ये आपकी बिल्कुल नगण्य होती हैं। उसके बाद जल वाष्प होता है। वायुमंडल के अंदर लगभग 0 से 5% तक आयतन के हिसाब किताब से जल वाष्प पाए जा सकते हैं। या आप लोगों को कई बुक में 4% तक भी मिलेंगे, परंतु वायुमंडल में आमतौर पर आपके 0 से 5% तक जो जलवाष्प पाए जाते हैं। वायुमंडल के अंदर जितने भी आपके जल निकाय होते हैं, जैसे कि समुद्र की बात है, महासागर है, झीलें हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, वहाँ से वायुमंडल अपना जो वाष्पीकरण है वो प्राप्त करता है। ठीक है। वाष्प है वो तापमान पर निर्भर करते हैं, इसलिए जब भी हम ध्रुवों के ऊपर जाते हैं तापमान की कमी होती है तो वहाँ पर वाष्प तापमान की कमी के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर वाष्प की मात्रा कम होती रहती है। मतलब क्या हुआ कि ध्रुवों के ऊपर है वो वाष्प बहुत कम होते हैं, परंतु जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के पास आते हैं वैसे वैसे जो जल वाष्पों की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद आपके है आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग जब हम 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों पर जो वायु है उसमें वाष्प की मात्रा क्रमशः 2.6% से 0.9% और 0.2% आयतन के अनुसार होती है। वाष्प की मात्रा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे घटती रहती है। वायुमंडल के अंदर जितने भी जलवाष्प होते हैं उसका लगभग 90% से अधिक हिस्सा वायुमंडल में केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि जी कुल वाष्प का लगभग 90% हिस्सा कितने भाग में मिलता है, तो वो केवल आपके सतह से केवल 5 किलोमीटर के बीच में ही मिलता है। और जो ये जल वाष्प होता है जो वायुमंडल के अंदर लगातार घूमता रहता है, यह संघनन में काम आता है, जिसमें जैसे कि बादल बन गए, कोहरा हो गया, ओस हो गई, बारिश आ गया, पाला आ गया, ओलावृष्टि आ गई, बर्फ और हिमपात, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं वायुमंडल के अंदर होती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आप अगर इसमें देखोगे ये अर्थ सरफेस, मतलब क्या है कि आप लोग इसको देखो डायग्राम को, इसमें अर्थ सरफेस है, रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, रिफ्रैक्टिव सोलर रेडिएशन है, ये आप लोगों की है आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट दिख रहे हैं आप लोगों को, ये आपका वायुमंडल है। और ये जब भी ऐसे जाता है तो उस कंडीशन में जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो उसको आने देता है, कुछ एक भाग को वो अवशोषित कर लेता है, कुछ को परावर्तित कर लेता है। उसके बाद जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है ये आपकी आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जो अर्थ सरफेस से वापस जाता है। उसके बाद है कणीय तत्व। वायुमंडल में जो ठोस कोण मौजूदा ठोस कण होते हैं उसको हम उसमें रेत के कण है या पराग कण है या छोटे जीव हैं या कालिक है, समुद्र लवण शामिल है, या उल्कापिंड के टुकड़े भी हो सकते हैं, वो वायुमंडल के अंदर जल गए थे, वो सारे के सारे क्या हैं कणिका तत्व होते हैं। ये कण सौर विकिरण को या तो अवशोषित करते हैं या परावर्तन करते हैं या प्रकीर्णन में सहायता करते हैं, जिससे क्या होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर जो आसमान का रंग आप लोगों को नीला, नारंगी या लाल दिखाई देता है, मनमोहक रंग दिखाई देते हैं, वो इस प्रकीर्णन की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं रिले स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो ये आपके कण होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली, जिसको आर्द्रता संचय नाभिक के रूप में हम मानते हैं, तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली के रूप में कार्य करते हैं, जिससे कि आपका जो जलवाष्प है इन कणों के चारों तरफ कंडेंस होता है, उसके बाद बारिश होती है। ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक नाभिक भी बोलते हैं इसको। तो ये था आपका वायुमंडल का संरचना। मगर अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें एक सामान्य रूप में, तो जो आपका वायुमंडल की संरचना है वो आती है आपकी गैसें, जलवाष्प और आपके धूलकण। धूलकण में आपका सब कुछ आ जाएगा, तो आप लोग इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को संरचना के रूप में जो इसका तापमान होता है उसकी संरचना घनता, दबाव और तापमान की भिन्नता के आधार पर अलग अलग जो होती है लेयर्स होती हैं उसमें विभाजित किया जाता है। आप लोगों को सामने का ये जो चित्र है इसमें है
आपकी अलग अलग, जैसे कि ये है, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, उसके बाद ट्रोपोपाउस, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोफाउस, उसके बाद मेसोस्फियर, उसके बाद मोसोपाउस, उसके बाद थर्मोस्फियर, उसके बाद थर्मोपाउस और उसके बाद एक्सोस्फियर। ये पाउस क्या होता है? पाउस एक संक्रमण क्षेत्र होता है जो जो आपकी अलग अलग लेयर होती हैं उनके बीच में पाया जाता है, और इस पेटी के अंदर दोनों ही जो लेयर्स होती हैं उनकी विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसको लेके हम मुख्य रूप से जो हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं, तीसरा है मीजोस्फियर जिसको हम मध्य मंडल बोलते हैं, चौथा आपका थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर, इसको यही बोलते हैं, और उसके बाद है एक्सोस्फियर जिसको हम बहिर्मंडल बोलते हैं। तो आप लोगों के सामने जो ये एक डायग्राम है, ये हाइट दिखाई गई है। ठीक है, हाइट इसमें थोड़ा बहुत ये इधर है, ये ज़्यादा होती है थर्मोस्फियर की, तो यहाँ पे आगे वाइट नहीं, ये आपकी 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर। ठीक है, इससे ऊपर चले जाओगे तो ये एग्जोस्फीयर हो जाएगा। और जो ये लाइन है, आप लोग जो ये लाइन देख रहे हो, ये इस करके ऐसे चल रही है, ये टेम्परेचर को दिखा रही है। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके करते हैं। अक्षोभ मंडल, वायुमंडल की जो सबसे निचले वाली परत है उसको अक्षोभ मंडल बोलते हैं। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर, मध्य अक्षांश में इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर के आसपास होती है। वायुमंडल का जो अधिकांश द्रव्यमान है वो अक्षोभ मंडल में ही स्थित होता है। भूमध्य रेखा पर मोटाई अधिक होती है क्योंकि गर्म हवा अधिक ऊंचाई तक उड़ जाती है। जैसे जैसे वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी जो ऊंचाई है उसके अनुसार ही बढ़ती रहेगी। अक्षोभ मंडल के अंत में एक आपका एक संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है जिसको हम अक्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस परत में जैसे जैसे हम ऊंचाई के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान के अंदर भी फर्क आता है। ये आपका 6 डिग्री लिखा हुआ है, मगर ये है आपका 6.5 डिग्री, क्योंकि हर 165 मीटर की ऊंचाई के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको हम सामान्य ह्रास दर बोलते हैं। मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान के अंदर कमी आती रहती है। तो ध्रुवों के ऊपर ये जो तापमान है वो -45 डिग्री के आसपास बनता है, मगर भूमध्य रेखा के आसपास यह जो तापमान है अक्षोभ मंडल में वो लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। उसका रीज़न ये है कि ध्रुवों के ऊपर जो इसकी मोटाई है वो केवल 8 किलोमीटर है, परंतु जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के ऊपर इसकी ऊंचाई को मापेंगे तो उस कंडीशन में इसकी जो मोटाई है वो 18 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो इसका तापमान है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो आपके ध्रुव है वहाँ पर इसका तापमान लगभग लगभग आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। जितनी भी वायु संबंधी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी इसी सीमा के अंदर होती हैं। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होंगी वो सारी की सारी इसमें होंगी, जिसमें चक्रवात की बात करते हैं, प्रति चक्रवात की बात करते हैं, तूफान की बात करते हैं, वर्षा की बात करते हैं। ठीक है, जो क्षोभ मंडल है वहाँ पर जो ऋतुएं और जेट धाराओं का एक प्रभाव अक्षेत्र होता है। उसके बाद ट्रोपोपाउस जिसको हम क्षोभ सीमा बोलते हैं, यह है ट्रोपोस्फियर का जो सबसे ऊपरला सिरा होता है, जो ट्रोपोस्फियर को आपके स्ट्रेटोस्फियर के या जो आपका समताप मंडल है उससे अलग होता है। इस परत के अंदर जो तापमान है वो बिल्कुल स्थिर रहता है। उसके बाद समताप मंडल की बात करते हैं। अक्षोभ मंडल के ऊपर ये स्थित होता है जो विश्व में लगभग 50 किलोमीटर तक समान रूप से फैला हुआ है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती रहती है वैसे वैसे इसके तापमान में वृद्धि होती रहती है, और ये माना जाता है कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर जाकर इसका जो तापमान है 0 डिग्री हो जाता है। और तापमान बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण बताया गया है कि इस क्षेत्र के अंदर जो ओजोन लेयर है वो स्थित होती है, जो उसकी ऊंचाई है वो लगभग आपकी 35 से 50 किलोमीटर बताते हैं। वो अलग अलग बुक में अलग अलग आप लोगों को मिलेगी, मगर फिर भी आप लोग ये मान के चलो जो ऊपरला पार्ट है, जो आप ये कह सकते हो समताप मंडल का जो उपरला सिरा है वहाँ पर आपका जो ओजोन गैस की है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ओजोन गैस क्या करती है कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको अवशोषित कर लेती हैं, जिससे कि इसका तापमान वापस बढ़ जाता है, वो लगभग 0 डिग्री या उससे भी ऊपर चला जाता है। जितनी भी
मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो इस क्षेत्र में नहीं होती। परिस्थितियाँ जब सब कुछ अनुकूल हो तो इस लेयर के अंदर जो हवाई जहाज़ हैं ये उड़ाए जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, मौसम के अनुसार मौसम शांत हो तो क्षोभ मंडल में भी या क्षोभ सीमा के अंदर भी ये हवाई जहाज़ हैं वो उड़ाए जाते हैं। ठीक है। कभी कभी इस लेयर के अंदर जो सीरस टाइप के जो क्लाउड्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। जो आप लोगों को ये एक टेबल दिखाई दे रही है, इसमें अलग अलग जो लेयर्स हैं वो दिखाई गई हैं। जैसे कि ट्रोपोस्फियर 10 किलोमीटर पोल्स के ऊपर, स्ट्रेटोस्फियर 10 से 50 किलोमीटर, मेसोस्फियर 50 से 80 किलोमीटर, थर्मोस्फियर 80 से 700 किलोमीटर। ये 80 से 400 किलोमीटर आएगा भाई, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ये 80 से 400 किलोमीटर और ये 400 से और 10,000 किलोमीटर। ये अलग अलग है, 1,000 किलोमीटर भी होता है तो वो भी होता है। तो मेसोस्फियर क्या होता है, 50 से 80 किलोमीटर तक फैला होता है जिसको मध्यमंडल बोलते हैं। तापमान फिर घटने लगता है और जब हम इसकी ऊपरी सीमा के ऊपर जाते हैं तो उस कंडीशन में इसका जो तापमान है वो लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है। ठीक है। ऊपरी सीमा में आयन की एक परत मौजूद होती है जो दूसरी परतों में फैली हुई होती हैं। आयनों के अवशोषित कणों से यह परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में सहायक होती है और दूरसंचार में मदद मिलती है। उसके बाद थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर, ऊंचाई के साथ साथ जब बढ़ती है तो तापमान में फिर वृद्धि होने लग जाती है। वायुमंडल का इसका जो हिस्सा होता है वो 80 से 400 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ होता है। यहाँ पर रेडियो संचरण होता है। वास्तव में जो पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे हैं वो इस जो लेयर है उसके द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। वायुमंडल में अत्यंत निम्न दबाव के कारण व्यक्ति को गर्मी महसूस बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कितनी हाइट के ऊपर जो वायु काफ़ी विरल हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन उपग्रह इसी परत में परिक्रमा करते हैं कि अधिक तापमान होता है परंतु वायुमंडल विरल है, इसलिए गैस के अणु सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस मंडल के अंदर मुख्य रूप से एक अरोरा लाइट जिसको हम बोलते हैं ना, उत्तर रोशनी, अरोरा बोरलाइज, तो ध्रुव प्रदीप्ति जिसको हम बोलते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्रुव प्रदीप्ति क्या होती है। शाम के समय पर एक लालिमा दिखाई देती है ध्रुवों की तरफ, तो उसको हम ध्रुव प्रदीप्ति बोलते हैं, अरोरा बोरलाइज के नाम से जानते हैं। निचले हिस्से में अरोरा देखी जाती है। उसके बाद आयन मंडल इसका एक पार्ट है 80 से 400 किलोमीटर में, जिसमें विद्युत आवेशित होता है। इसमें मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर तक फैला हुआ है। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ एक आयन्स होते हैं जो पृथ्वी के ऊपर से आने वाली जो रेडियो से संबंधित तरंगे हैं उनको वापस रिफ्लेक्ट करके धरातल के ऊपर भेज देती है। जो भी आप आज के समय पे मोबाइल सुनते हो या फिर कोई भी प्रोग्राम देखते हो या टीवी मैच देखते हो या कोई भी सीरियल देखते हो, उसके पीछे आयन मंडल का काम होता है, क्योंकि आयन मंडल क्या करता है, उन लेयर को वापस धरातल के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। उसके बाद वायुमंडल आता है, सबसे ऊपरी परत है, 400 किलोमीटर से ऊंचाई तक फैली हुई है। यह बहुत विरल होता है और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते तापमान धीरे धीरे बढ़ता रहता है। हीलियम और हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है तो अंतरिक्ष में तैरते हुए चली जाती है। इस परत में तापमान धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि सीधी धूप के संपर्क में रहती है, अतः यह परत अंतरिक्ष के साथ मेल खाती है। तो आप लोगों के सामने जो ये एक डायग्राम है वो बिल्कुल बताता है कि किस प्रकार से जो आपकी लेयर्स हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बाद मेसोस्फियर है, उसके बाद थर्मोस्फियर है, इसके ऊपर एक्सोस्फियर है। और जो ये है ये तापमान को बता रही है कि किस प्रकार से स्टार्टिंग में तापमान कम होता है उसके अंदर, ट्रोपोस्फियर के अंदर। उसके बाद जब आपका स्ट्रेटोस्फियर आता है तापमान फिर बढ़ने लग जाता है। उसके बाद फिर मेसोस्फियर आता है, उसमें फिर तापमान घटने लगता है। आयनोस्फीयर है, उसमें फिर धीरे धीरे तापमान बढ़ने लग जाता है और एक्सोस्फीयर में फिर तापमान लगभग स्टेबल रहता है। तो ये था आपका एटमॉस्फेयर का एक पार्ट कि एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, इसका संगठन क्या है, इसकी संरचना क्या है। तो आपका जब भी बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 नंबर में। और ये अगर आप यही कोई एमए के लिए पढ़ रहे हो तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं।